अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। और इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। इसमें हम देखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है और कोई हमारे पास अगर सर्किट हो तो उसको हम सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने कुछ गेट्स देखे हुए हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। तो इसके एक्सप्रेशन को जो लिखने का तरीका होता है वो उसे हम कहते हैं कि वो बुलियन ऑपरेशन है। तो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एंड गेट होता है वो डॉट ऑपरेशन होता है, इस तरीके से और गेट जो है वो प्लस ऑपरेशन है। नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी इनपुट उसे मिलती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इस तरीके से नैंड और नॉट गेट के ऊपर भी बार लगी होती है, जो कि ये शो कर रही होती है कि एक एंड गेट के बाद नॉट गेट लगा हुआ है और इसी तरीके से और गेट के बाद एक नॉट गेट लगा हुआ है। फिर उसके बाद कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं बुलियन अलजेब्रा की। शुरू में बताया गया है कि वेरिएबल क्या है। तो जो भी इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर वहां पे लिखा होता है उसे हम कहते हैं कि ये एक वेरिएबल है। और जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है, क्योंकि ये बुलियन ऑपरेशन है। बुलियन ऑपरेशन के अंदर हमेशा दो ही वैल्यूज होती हैं, जीरो या वन। सेकंड डेफिनेशन है फिर कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि जो भी वेरिएबल होता है उसका अगर हम इन्वर्स ले लें तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जिस तरीके से ये एक वेरिएबल लिखा हुआ है एक्स, अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो इसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू वन होगी। इस तरीके से अगर एक्स की वैल्यू वन होगी तो इसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जीरो होगी, मतलब जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है कॉम्प्लीमेंट की। फिर नेक्स्ट है लिटरल। तो जो भी वेरिएबल हो या कॉम्प्लीमेंट हो उसको हम लिटरल बोल सकते हैं। अ लिटरल इज अ वेरिएबल और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल, मतलब इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो उसे फिर हम लिटरल बोलते हैं। फिर आगे बुलियन एडिशन के बारे में बताया गया है। और गेट का हमने ट्रुथ टेबल देखा हुआ है, तो जो भी और गेट के अंदर ऑपरेशन हो रहा होता है वो बुलियन एडिशन कहलाता है। और उसमें हमने देखा था कि अगर कोई एक इनपुट वन हो तो आउटपुट वन आती है, और अगर तमाम इनपुट्स जीरो हो तो आउटपुट जीरो होती है। फिर नेक्स्ट बताया गया है बुलियन मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो जो एंड गेट होता है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और इसमें हमने देखा था कि अगर कोई एक भी इनपुट जीरो हो तो आउटपुट जीरो होती है, और अगर तमाम इनपुट्स वन हो तो आउटपुट वन होती है। फिर उसके बाद कुछ लॉज बताए गए हैं बुलियन अलजेब्रा के, जिसमें फर्स्ट लॉ जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा बी प्लस ए के। मतलब अगर आप इनपुट्स की पोजीशन चेंज कर दें तो आउटपुट सेम ही रहेगी। इस तरीके से एंड गेट के अंदर भी अगर इनपुट्स की पोजीशन चेंज कर दें तो आउटपुट सेम ही रहेगी। जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है, पहले ए प्लस बी का बताया गया है, ए प्लस बी, तो ये इक्वल होगा बी प्लस ए, इनपुट की पोजीशन चेंज की गई है। इस तरीके से ए डॉट बी इक्वल होगा बी डॉट ए के। सेकेंड लॉ है फिर एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर आप जो दो इनपुट्स हैं बी और सी उन्हें पहले ऐड करें, मतलब उन पे और ऑपरेशन परफॉर्म करें और उसके बाद ए के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म करें, वो इक्वल होगा कि अगर आप पहले ए और बी पे और ऑपरेशन कर रहे हैं और फिर उसके बाद सी पे आप और ऑपरेशन कर रहे हैं। वही चीज़ यहाँ डायग्राम में दिखाई गई है कि पहले बी और सी पे और ऑपरेशन परफॉर्म किया गया और उसका फिर और ऑपरेशन लिया गया है ए के साथ। तो इसकी ये जो आउटपुट है ये सेम होगी अगर पहले ए और बी पे और गेट लगाया जाए और उसके बाद फिर सी पे और गेट लगाया जाए, तो आंसर सेम ही होगा। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी है कि पहले बी और सी का एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके बाद ए से किया, या अगर ए और बी का एंड ऑपरेशन पहले परफॉर्म किया उसके बाद सी से किया तो आउटपुट सेम ही आएगी। वो चीज़ यहाँ पे डायग्राम के थ्रू शो करवाई गई है। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये है कि अगर बी और सी पे और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और उसका उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ए के साथ, तो इसका रिजल्ट सेम होगा अगर ए और बी पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें, ए और सी पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें और इसका बाद में और ऑपरेशन ले लें, तो ये दोनों चीज़ें सेम होंगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। फिर उसके बाद कुछ रूल्स बताए गए हैं बुलियन अलजेब्रा के, जिसमें फर्स्ट रूल है ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। अब इसमें ये जो ए लिखा हुआ है इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि बुलियन वैल्यूज दो ही होती हैं, जीरो और वन। तो इस ए की वैल्यू या तो जीरो होगी या वन होगी। तो दोनों केस में हम चेक कर लेते हैं। अगर ए की वैल्यू वन हो तो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन आता है। तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू वन थी तो आंसर ए ही आ रहा है। इस तरीके से अगर ए की वैल्यू जीरो हो तो जीरो प्लस
0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ए की जगह पे जो भी वैल्यू लिखी होगी वही वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगी। सेम इस तरीके से ए प्लस वन इज इक्वल टू वन है, मतलब ए की जगह पे अगर 0 होगा, 0 प्लस वन इज इक्वल टू वन होगा, या 1 प्लस वन इज इक्वल टू वन ही होगा। और ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई एक भी इनपुट वन हो तो आंसर वन आता है। इस तरीके से एंड ऑपरेशन के अंदर अगर कोई एक इनपुट 0 हो तो आंसर 0 आता है। और अगर हम करें ए डॉट वन तो आंसर ए आएगा, मतलब ए की जगह पे अगर 0 होगा तो 0.1 इज इक्वल टू 0 होगा, और 1.1 इज इक्वल टू 1 होगा। इस तरीके से फिर नेक्स्ट और ऑपरेशन का बताया गया कि अगर सेम इनपुट हो, जो दो इनपुट्स हैं उसकी वैल्यू सेम हो तो आंसर भी सेम ही आता है, मतलब 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होगा, या अगर ए की जगह पे 1 हो तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। तो इस तरीके से एक कुछ रूल्स बताए गए हैं जो कि टोटल 12 रूल्स हैं। तो इन तमाम रूल्स के अंदर ये है कि आप ए जो लिखा हुआ है या किसी जगह पे अगर बी भी मेंशन है तो इसकी आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्या रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन होता है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस ए डॉट बी, तो इसके अंदर से अगर ए को हम कॉमन ले लें तो अगर हम कॉमन लेते हैं तो पीछे इस ए की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस बी। तो 1 प्लस बी, इसका आंसर चूंकि 1 आएगा क्योंकि ये और ऑपरेशन है और ऑपरेशन की एक इनपुट 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ए को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ए ही हो जाएगा। तो ये जो एक टर्म लिखी हुई थी ए प्लस ए डॉट बी, ये सिंप्लीफाई होकर ए हो गई है। इस तरह नेक्स्ट जो टर्म है ए प्लस ए बार डॉट बी, तो ये सिंप्लीफाई होकर ए प्लस बी हो जाती है। ये किस तरीके से होती है ये उन्होंने पूरा प्रोसीजर यहाँ पे शो किया हुआ है। तो इसमें ऐसे होगा कि यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ए का डॉट ऑपरेशन हो रहा है 1 के साथ। ए का डॉट ऑपरेशन 1 के साथ होगा तो आंसर ए ही आएगा। तो उस 1 को हम लिख सकते हैं बी प्लस वन, रूल नंबर 2 के मुताबिक, क्योंकि बी प्लस वन इज इक्वल टू वन ही होता है। तो जो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है 1 है, उसे हमने बी प्लस वन लिख लिया। उसके बाद ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया ए बी प्लस ए बार डॉट बी। उसके बाद फिर हमने बी को कॉमन ले लिया यहाँ से, ए बार और यहाँ पे ए ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे और बी कॉमन आ जाएगा। ए प्लस ए बार ये इज इक्वल टू 1 होता है रूल नंबर 6 के मुताबिक, ऊपर जो दिया गया है। तो इसकी जगह पे हम 1 लिख लेंगे, तो बी डॉट वन इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये जो टर्म थी ये सिंप्लीफाई होकर ए प्लस बी हो जाती है। इसी तरीके से फिर रूल नंबर 12 के अंदर दिखाया गया ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट सी। तो इसका भी फिर मेथड दिखाया गया है कि ए को पहले मल्टीप्लाई किया ए के साथ, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया है और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद फिर ए को कॉमन ले लिया गया है इन तीन टर्म में से। जब ए को कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस सी प्लस बी, और उसके बाद प्लस बी सी। अब यहाँ पे चूंकि ये एक और ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन की एक इनपुट 1 है तो ये कंप्लीट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जब ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर उसके बाद आगे प्लस बी सी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ रूल्स हैं जो कि आगे हमारे काम आएंगे जब हम बुलियन सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट बताया गया है डिमॉर्गन थ्योरम के बारे में। डिमॉर्गन थ्योरम में ये होता है कि अगर आपके पास ए डॉट बी का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और उसके बाद एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो उस नॉट गेट को हम दोनों इनपुट्स पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, और फिर जो डॉट ऑपरेशन था वो चेंज हो जाएगा प्लस ऑपरेशन के अंदर। इस तरीके से अगर ए प्लस बी हो रहा है और उसके ऊपर बार है तो इस बार को हम ब्रेक कर सकते हैं और दरमियान में जो प्लस ऑपरेशन था वो चेंज हो जाएगा डॉट ऑपरेशन के अंदर। इसकी डायग्राम दिखाई गई है कि ए डॉट बी हो रहा है और उसके बाद फिर एक नॉट गेट लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा अगर हम ए के ऊपर एक नॉट गेट लगा दें, बी के ऊपर नॉट गेट लगा दें और उसके बाद उसका और ऑपरेशन ले लें, मतलब ए डॉट बी कंप्लीट के ऊपर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। और इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और गेट है, उसकी दो इनपुट्स हैं, उसके ऊपर फिर एक नॉट गेट लगा हुआ, तो वो इक्विवेलेंट होगा अगर हम इस और गेट को चेंज कर दें एंड गेट में, और जो दोनों हमारे पास इनपुट्स थी उसके ऊपर हम नॉट गेट लगा दें, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यही जो चीज़ है ये एक से ज़्यादा इनपुट्स के लिए भी अप्लाई हो सकती है। एक्स डॉट वाई
डॉट जेड, तो इसका भी सेम वही प्रोसीजर होगा, बार को ब्रेक करेंगे तो जो डॉट ऑपरेशन है वो चेंज हो जाएगा प्लस ऑपरेशन के अंदर। इस तरीके से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कंप्लीट के ऊपर बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार, मतलब जो प्लस ऑपरेशन है वो चेंज हो रहा है डॉट ऑपरेशन के अंदर। तो फिर वही डिमॉर्गन थ्योरम आगे जो है उसकी कुछ डिटेल बताई गई है कि इस कंप्लीट के ऊपर बार है, इसे हमने सेंटर से बार ब्रेक की है तो ये जो डॉट ऑपरेशन था ये चेंज हो गया प्लस ऑपरेशन में। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो ये था ए प्लस बी डॉट सी, तो इस प्लस के ऊपर से हमने बार ब्रेक की तो वो चेंज हो गया डॉट ऑपरेशन के अंदर। इस तरीके से ये जो था यहाँ पे हमने बार ब्रेक की है तो ये चेंज हो गया डॉट ऑपरेशन में, और इसी तरीके से ये आगे काम कर रहा है, ये आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है बुलियन एनालिसिस ऑफ अ लॉजिक सर्किट, कि आपके पास एक लॉजिक सर्किट है तो उसका हम बुलियन एनालिसिस किस तरीके से करेंगे। तो इस सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं चार इनपुट्स हैं ए बी सी डी और डिफरेंट गेट्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले एंड गेट है तो ए डॉट बी हो जाएगा, सी के ऊपर नॉट गेट लगा हुआ तो सी बार हो जाएगा, उसके बाद और ऑपरेशन हो रहा है तो ए डॉट बी प्लस सी बार हो जाएगा, लास्ट में फिर एंड ऑपरेशन हो रहा है डी के साथ तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी बार डॉट डी। तो इस तरीके से कोई भी हमारे पास सर्किट हो तो उसे हम चेंज कर सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर। और फिर जो भी सर्किट्स होता है उसकी जितनी इनपुट्स होती हैं उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इसके ऊपर हम कितनी डिफरेंट इनपुट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स 4 हैं तो इसकी टोटल इनपुट्स के कॉम्बिनेशन हमारे पास होंगे 2 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो जो ये कॉम्बिनेशन होते हैं इसे हम शो करवा सकते हैं फंक्शन टेबल के थ्रू, या इसे हम कहते हैं ट्रूथ टेबल, ये दोनों नाम इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 4 इनपुट्स हैं ए बी सी डी, तो इसके डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है वो 2 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 16 होंगे। और फिर ये तमाम डिफरेंट इनपुट्स हम अप्लाई करके चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, जो कि यहाँ पे आपके पास एफ कॉलम के अंदर आउटपुट लिखी हुई है। तो ये फंक्शन टेबल है फॉर एक्सप्रेशन जो अभी ऊपर हमने एक सर्किट देखा था ए डॉट बी प्लस सी बार डॉट डी का। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, कि हमारे पास जो एक लॉजिक सर्किट होगा उसे हम सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे ये एक सर्किट दिखाया गया है ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस सी प्लस बी डॉट बी प्लस सी। तो पहले तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया गया है, ए बी प्लस ए सी हो गया, इस तरीके से बी बी प्लस बी सी हो गया। फिर उसके बाद इसके ऊपर रूल इस्तेमाल किया गया है कि बी डॉट बी इज इक्वल टू बी होता है, जो ऊपर हमने देखा था रूल नंबर 7। तो बी डॉट बी की जगह पे जस्ट बी आ गया, और इसी तरीके से ए बी प्लस ए बी इसकी जगह पे एक दफ़ा ए बी आ जाएगा। फिर हमने ऊपर देखा था रूल नंबर 10 जो कि था बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी होता है, तो इसको बी प्लस बी सी को सिंप्लीफाई करके इसकी जगह पे बी आ गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी प्लस बी ये सिंप्लीफाई होकर बी हो जाएगा, और ए सी उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो एक सर्किट था जिसके अंदर इतने ज़्यादा गेट्स लगे हुए हैं इसे हमने सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाइड सर्किट के अंदर जस्ट 2 गेट्स हैं। फर्स्ट गेट है ए डॉट सी का, मतलब एंड गेट लगा हुआ है, और नेक्स्ट गेट है और गेट का। वही चीज़ यहाँ पे फिर दिखाई गई है कि ये आप देख सकते हैं जो ये कम्प्लेक्स एक सर्किट था ये सिंप्लीफाई होकर ये सर्किट बन गया, और इन दोनों सर्किट्स की आउटपुट बिल्कुल सेम होगी, और ये जो आउटपुट है ये आप ट्रूथ टेबल के थ्रू चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। जो भी बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं उसे लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, और वो तरीका 2 मेथड्स हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। जिस तरह इनके नाम है सम ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि जो भी तमाम गेट्स होंगे उनका प्रोडक्ट हो रहा होगा और उसका हम सम लेंगे, मतलब लास्ट में हम और ऑपरेशन करेंगे। इस तरीके से जो नेक्स्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, मतलब पहले और ऑपरेशन हो रहा होगा और उसके बाद उसका हमने प्रोडक्ट लेना है, मतलब लास्ट में हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे डॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब प्रोडक्ट ऑपरेशन, और उसके बाद उसका सम लिया गया। इस तरीके से ये 3 एग्जांपल यहाँ पे शो की गई हैं। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के अंदर भी ये चीज़ है कि पहले आपने सम लेना है और उसके बाद उसका प्रोडक्ट होगा, मतलब जो डॉट ऑपरेशन है वो लास्ट में परफॉर्म किया जाता है। तो इसकी भी ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाई हुई हैं। तो जो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होती है उसे इन शॉर्ट एस ओ पी बोलते हैं, और इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म जो होती है उसे इन शॉर्ट पी ओ एस बोलते हैं।
तो पहले यहाँ पे एसओपी फॉर्म का बताया गया, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने बताया, पहले एंड गेट लगे हुए हैं और लास्ट में एक और गेट होता है। इस तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म होती है तो उसके अंदर पहले और गेट लगे होते हैं और लास्ट में एक एंड गेट लगा होता है। तो जो भी बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसे लिखने के ये दो मेथड हैं, पीओएस फॉर्म एंड एसओपी फॉर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ अ जनरल एक्सप्रेशन टू एसओपी फॉर्म। अक्सर हमारे पास इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाते हैं जो इन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में से किसी एक में भी लाए नहीं करते। तो फिर जो वो एक्सप्रेशन होते हैं उसे हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो उसका तरीका यहाँ पे बताया गया। जिस तरह ये एक एक्सप्रेशन है, ए बी प्लस बी डॉट सी डी प्लस ई एफ। तो ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो ये या तो एसओपी फॉर्म में होना चाहिए था या पीओएस फॉर्म में होना चाहिए था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा, ये चूंकि एक टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो बी को मल्टीप्लाई कर देंगे सी और डी के साथ, फिर प्लस का साइन आएगा, और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे ई और एफ के साथ। तो इस तरीके से अब ये जो हमारे पास टर्म आई है इसमें आप देख सकते हैं कि पहले प्रोडक्ट हो रहे हैं और फिर उसके बाद उनका सम हो रहा है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुकी है। इस तरीके से ये एक टर्म है, इसकी जब हम कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये भी एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तीन एग्जांपल्स इसकी यहाँ पे शो करवाई गई हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और लास्ट में एक बहुत अहम चीज़ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।